नमस्कार दोस्तों। ईरान और अमेरिका के बीच आखिरकार डील हो गई। 14 पॉइंट पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई। हस्ताक्षर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने किया। डिजिटल सिग्नेचर फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दस्तखत किए और इसके साथ वो डील डन हो गई, जिस डील का इंतजार दुनिया के तमाम देश कर रहे थे, जिन्हें लग रहा था किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। लेकिन क्या ये डील ईरान की जीत है, जैसा कि बहुत सारे लोग मान रहे हैं? कि इस डील को देखने समझने के बाद ऐसा लगता है जैसे ईरान अमेरिका पर भारी पड़ा, या अमेरिका जो इस जंग से पीछा छुड़ाकर, पिन छुड़ाकर भागना चाहता था, अमेरिका बहुत हद तक मजबूर होकर उन शर्तों को मानने को बाध्य हुआ इस डील में, जो अमेरिका शायद न चाहता हो या उसकी मर्जी के बगैर हो। ऐसा ही लग रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है। हमारे साथ खास मेहमान है बॉबी नकवी साहब, वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं। स्क्रीन पर हम आपको वो डील, समझौते के पॉइंट दिखाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस डील में किसको क्या हासिल हुआ। जिस मकसद से अमेरिकी राष्ट्रपति ने, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, बमबारी की, लगातार इजराइल लगातार हमले करता रहा, जवाबी कार्रवाई, जवाबी हमले ईरान करता रहा, दुनिया के देशों में हड़कंप मचा, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। क्या इस डील का नतीजा वही है, टेक अवे वही है जो अमेरिका चाहता था? तो बॉबी नकवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले अगर मैं ओपनिंग रिमार्क आपका समझूं कि इस डील का, 14 पॉइंट का डील जिस पे सहमति दोनों देशों की हो गई है, डील डन कह सकते हैं, इसका टेक अवे आपके हिसाब से क्या है? उसके बाद कुछ पॉइंट पर हम बात करेंगे। जी अजीत जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सलाम। देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे जो तस्वीर है पेजिशकिन साहब की, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनके हाथ में एक कागज़ है जिसमें नीचे डोनाल्ड ट्रंप साहब के दस्तखत हैं। बहुत ही यूनिक सिग्नेचर हैं उनके, और वो मेरे ख्याल से मोस्ट पॉपुलर सिग्नेचर माना जा सकता है इस मौके का। वो जो कागज़ जो उनके हाथ में है ईरान के प्रेसिडेंट के, वो फारसी में लिखा हुआ है, और नीचे उनके दस्तखत हैं, बगल में उनके पेजिशकिन साहब के खुद के दस्तखत हैं। ये देखिए, एक बहुत ही डिफाइनिंग एक तस्वीर है मेरे ख्याल से इस दशक की। ये तस्वीर आने वाले मेरे ख्याल से दशकों में बार बार ये तस्वीर दिखाई जाएगी कि कैसे एक कंट्री जो करीब करीब 90 मिलियन 91 मिलियन की पॉपुलेशन है, और दशकों से जो सैंक्शंस में रही है, और हर किसी मल्टीलैटरल फोरम के टारगेट पे रही है, हर अमरीकी प्रेसिडेंट के टारगेट पे रही है, हर इजरायली प्रेसिडेंट के टारगेट पे रही है, और कोई उनका दोस्त रीजन नहीं है। उस कंट्री ने एक दुनिया की जो सुपर पावर है उसको घुटने पे ला के खड़ा कर दिया। ये डील आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये ईरान के फेवर में है, मगर कुल मिला के इसका जो अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है कि जो हम दुनिया की जो सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ी जो मिलिट्री है, सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक पावर है, उसको जमीन पे बिठाल दिया है घुटने के बल पे ईरान ने। जी अजीत जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अमेरिका से भी वैसा ही रिएक्शन आ रहा है। अमेरिका में देख रहा हूँ डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे सांसदों के बयान हैं जो कह रहे हैं अमेरिका की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियों में से एक है। एक चक शुमर है, डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर, उनका एक बयान है कि ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। वार के पहले की तुलना में अमेरिका अब अधिक कमजोर स्थिति में है। और एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ये मान रहे हैं कि ये अमेरिका की, ट्रंप की बड़ी राजनीतिक गलतियों में एक है और इसको इसी तौर पर याद रखा जाएगा। और उसके बाद डेमोक्रेटिक सांसदों का कहना है कि समझौते में ईरान को अधिक रियायतें दी गई है, जबकि बदले में अमेरिका को कोई फायदा नहीं मिला। तो क्या आप भी इसको इसी तौर पर देखते हैं? हालांकि ईरान की तरफ से भी कुछ बयान है जिसमें एक ईरानी सांसद मालिक शरियती ने कहा है कि अमेरिका ईरान समझौते पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि ट्रंप के दस्तखत पर किसी को भरोसा नहीं है, ये गारंटी के समान नहीं है। इस पर आपका जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा डील के पॉइंट्स पर। नहीं, देखिए, ये बात तो बिल्कुल जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं ईरान में, वो बिल्कुल सही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कब पलट जाएं, अपने ही दस्तखत को वो से पलट जाएं, अपनी बात से पलट जाएं,
वो कोई मतलब नई बात नहीं होगी, उनके बारे में तो लोग जानते हैं। बहरहाल जो अभी जो मोमेंट की जो बात है, वो डील साइन हुई है पैलेस ऑफ वर्साई में। G7 के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स वहाँ सामने बैठे थे, उनकी मौजूदगी में हुई है। जो होस्ट कंट्री है फ्रांस, वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रोन बगल में बैठे थे, और उसके बाद सबसे पहले मुबारकबाद डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं ने दी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो कागज़ जिस पे साइन किया था, फिर वो मार्को रूबियो जो उनके अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको हैंडओवर किया गया। फिर उस कागज़ की तस्वीर खींची गई, वो तस्वीर फिर तेहरान भेजी गई। फिर उसके बाद फिर ईरान में मसूद पेजेस्किन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दस्तखत किया। और जो 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 फारसी वाला जो डॉक्यूमेंट है, वो फिर उन्होंने अपने मीडिया को दिखाया। मेरे ख्याल से यही डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने वाशिंगटन भी भेजा होगा कि साहब ये हमारे दस्तखत हैं। बहरहाल दो, ऐसा माना जा रहा है कि दो वर्जन्स उसके हैं, एक अंग्रेजी में और एक फारसी में, और वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन कुल मिला के देखिए, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि ये ईरान के लिए इस मौके पे, आगे देखिए क्या होगा, आगे होने वाले हफ्तों में महीनों में क्या होगा, लेकिन इस वक्त जो है वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जीत है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग इस पे पॉइंट बाय पॉइंट बात कर सकते हैं, लेकिन को ओवरऑल मेरे ख्याल से ये जो डील है, ये अगर देखा जाए तो जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डील JCPOA साइन करी थी 2015 में, उससे, उस डील से भी ये कहीं बेहतर डील है ईरान के फेवर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात नकवी साहब आपने कही कि ये डील ईरान के फेवर में, ओबामा और ईरान ने जो डील की थी JCPOA, उससे बेहतर डील है। अब बात आती है कि अगर यही डील करनी थी, जिसको कहते हैं ना थूक के चाटना, आपने कहा घुटनों के बलाना, अगर यही डील करनी थी तो 28 फरवरी को हमले किए और लगातार इतनी बमबारी, हजारों बम गिराए गए और बीच में लंबे अरसे तक ये तनातनी हुई। फिर इस डील का अगर यही टेक अवे जो आप करें, अब जैसे पॉइंट पर आते, जैसे पहला पॉइंट है कि सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करेंगे, सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे और भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ सैन्य अभियान नहीं चलाएंगे, जिसमें लेबनान भी शामिल है। तो इस पर मोटे तौर पर आपको लगता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या इस डील के उल्लंघन करने की कोई गुंजाइश इजराइल की तरफ से है क्या, इस समझौते के पहले पॉइंट? देखिए जो पहले पॉइंट का जो टेक्स्ट है, वो एक दोनों साइड्स ने अपनी अपनी इंटेंट एक्सप्रेस की है। मतलब ये कि ईरान ने कमिट किया है कि हम सारे फ्रंट पे इस जंग को रोकेंगे, और वही उसका अमेरिका ने उसका वादा किया है कि हम सारे फ्रंट पे रोकेंगे, इंक्लूडिंग लेबनान पे। अब जो लेबनान वाला जो फ्रंट है, उस पे तो अमेरिका मौजूद नहीं है। वहाँ पे तो उनका जो सबसे जो बड़ा जो एलाई है इस दुनिया में, सबसे करीबी देश इजराइल, उसका कब्जा है लितानी रिवर तक, वहाँ पे कब्जा है, जो एक बहुत बड़ी टेरिटरी है। अब देखना ये है कि वो इजराइल का क्या आगे उसमें स्टैंड रहता है, क्या रिएक्शन रहता है, क्या वो वहाँ से पीछे हटते हैं, क्या वो अपना कब्जा छोड़ते हैं, क्या लेबनान से बाहर पीछे इजराइल में आते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ये भी एक बात जो मुझे समझ में आती है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, लेबनान की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, मेरे ख्याल से इस टेक्स्ट के बावजूद दोनों दोनों जो साइड हैं, पक्ष हैं, अमेरिका और ईरान, मेरे ख्याल से दोनों की एक रीजनेबल लेवल की एक्सपेक्टेशन होगी। उनको मालूम होगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इसमें पूरी तरह से पीस आते आते वक्त लगेगा। मेरे ख्याल से अमेरिका ने अपने लेवल पे, ये जब डील नेगोशिएट हो रही थी, तो एश्योरेंसेस दिए होंगे कि भाई अगर इजराइल थोड़ा टाइम लेता है तो भी हम इसमें कोशिश करते रहेंगे और आपको थोड़ा सा पेशेंटली इंतजार करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं, मेरे ख्याल से दोनों साइड्स को इस बात का अंदाजा है। जी हाँ, अब मैं चूंकि 14 पॉइंट है, एक एक पर बात करेंगे, वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक जो दुनिया भर के कंसर्न है उस पर मैं आता हूं पॉइंट नंबर 5। सीधे पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं, बीच में देखते हैं कि अगर हम बाकी पॉइंट पर बात करें। पॉइंट नंबर 5 में है कि ईरान 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को बिना शुल्क के सुरक्षित मार्ग देगा और जो नेविगेशन है, सी नेविगेशन को बहाल करेगा। अब इससे एक सवाल पैदा होता है, तो अब सवाल ये उठता है
कि फिर ये 60 दिन बाद क्या होगा? देखिए, उसी पैरा में लिखा हुआ है कि ईरान 60 दिनों 60 तक, दिनों। यानी आज 18 जून है, आज से वो डील ऑपरेशनल, एमओयू ऑपरेशनल हो चुका है। तो हाँ। आज से और 60 दिनों तक ईरान किसी भी तरह की जो भी टेक्निकल हर्डल्स हैं, जो भी उसमें माइंस हैं, जो भी चीजें हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, उसको हटा लेगा, जिससे ट्रैफिक जो है, जो 28 फरवरी के पहले जो ट्रैफिक था, मैरीटाइम ट्रैफिक था, शिपिंग ट्रैफिक था, वो बहाल किया जा सके। ये इस बात का अग्रीमेंट हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इन 60 दिनों के बाद उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोई फीस ईरान द्वारा इम्पोज नहीं की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि 60 दिनों बाद क्या होगा। उसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि ईरान और ओमान एक मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे जो 60 दिनों के बाद कैसे उसको रेगुलेट करना है, इन कंसल्टेशन विद द पर्शियन गल्फ कंट्रीज, यानी जो 6 जीसीसी की कंट्रीज है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है पर्शियन गल्फ के ऊपर, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी आता है, उन कंट्रीज के साथ बैठ के फिर एक मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, एक कंसेंसस बनाएंगे। इसका मतलब कि पहला, ईरान और ओमान को आजादी है कि वो एक मैकेनिज्म डिस्कस करे और रीजनल लेवल पे उसका एक कंसेंसस इवॉल्व करे। और मुझे लगता है कि देखिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी, तभी ये क्लॉज डाला गया है। एक सेकंड, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये भी गुंजाइश है कि 60 दिनों के बाद ईरान और ओमान, चूंकि दोनों की दावेदारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस स्ट्रेट संकरे इलाके में, जो आप मानते हैं कि हमारा इंटरनेशनल वाटर जो है वो हमारी 12 माइल तक हमारी सीमा है, तो क्या ये गुंजाइश है कि उसके बाद कोई आपसी सहमति से उसके बाद टोल को बहाल रखें 60 दिन बाद? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये टोल जो है, ये इस टोल के बारे में भी शायद या तो ईरान और ओमान दोनों ने कंसल्टेशन रीजनल जो कंट्रीज हैं उनसे शुरू कर दिया है, या एक ब्रॉड कंसेंसस जो है वो इवॉल्व हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर इस क्लॉज को न डाला जाता कि साहब 60 दिनों बाद इसके ऊपर जो है वो ईरान और ओमान फिर इसमें मैकेनिज्म इवॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि इस बात के लिए गल्फ कंट्रीज चाहे रिलक्टेंटली ही सही, लेकिन वो तैयार होती नजर आ रही हैं कि साहब इस पे अल्टीमेटली इस पे जो शिप्स वहां से आए जाएंगे उस पे टोल लगेगा, कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जिससे ईरान और ओमान को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। जी, तो इसका मतलब फ्री नेविगेशन जो था 28 फरवरी के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां कोई टोल टैक्स नहीं था, जिसको लेकर दुनिया के देशों का एतराज भी है, इसका मतलब वो स्थिति नहीं बहाल होगी 28 फरवरी के पहले के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं शुरू से आपके प्रोग्राम्स पे और दूसरे चैनलों पे भी मैं शुरू से मेंटेन कर रहा हूं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है, ईरान उसको एक क्या कहना चाहिए कि लड़ाई के लूट के माल की तरह देखता है, एक वॉर की बूटी की तरह देखता है। अब उसके पास ईरान न्यूक्लियर से बड़ा जो है लेवरेज, न्यूक्लियर प्रोग्राम से बड़ा लेवरेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। और अगर आप इस एमओयू को गौर से पढ़ेंगे तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सारा जो ईरान की जो ताकत है वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, वही डिसाइड करेगी कि यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे इसका कंट्रोल डिसाइड करेगा कि ईरान क्या चाहता है। तो इसके इन 60 दिनों के बाद मुझे लगता है कि जो मैकेनिज्म अल्टीमेटली इवॉल्व होगा उसमें ईरान को और ओमान को उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, और उसके अलावा रेवेन्यू जनरेशन के अलावा इसको वो एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टूल की तरह भी देखते हैं कि अगर ईरान के ऊपर दोबारा कोई हमला होता है तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को इस टूल को इस्तेमाल करते हुए ठप कर सकते हैं, जैसा पिछले 28 फरवरी के बाद उन्होंने करके दिखाया है। जी,
अब एक और पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि 28 फरवरी के पहले की स्थिति नहीं होगी, भले 60 दिन के लिए फ्री नेविगेशन हो। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिस पर जेडी वैंस ने कहा ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, जो पॉइंट है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए 300 अरब डॉलर का फंड देंगे। अब इसको कैसे देखते हैं आप, जिसका जेडी वैंस ने खंडन किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं देंगे, जिनको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, बात यहाँ ये है कि जेडी वांस या डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहें, अगर वो ये कहते हैं कि साहब हम इस 300 बिलियन डॉलर के फंड को सपोर्ट करते हैं, यानी डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ फंड नहीं होगा अमेरिका से, लेकिन अमेरिका अगर इन्वेस्टमेंट ईरान में हो रहा है तो उसके लिए कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं करेंगे, कोई यानी रुकावट क्रिएट नहीं करेंगे, कोई सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि फिर ईरान में कौन इन्वेस्ट करेगा। देखिए, ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है, करीब करीब 100 मिलियन के करीब जो है, ये समझ लीजिए 91-92 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी टेरिटरी है, गैस के भंडार हैं, तेल भी अच्छा खासा है उनके पास, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज तो हैं। पहली बार ये होगा पिछले कई 6-7 कहना चाहिए 5-6 दशकों में कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज वहां पे बनेंगी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का मतलब मेरा ये है कि रीजनल जो कंट्रीज हैं उनको देखिए, ये एक लगने लगा है कि भाई अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट ईरान में करेंगे तो हमारी जो ईरान से जो रिश्ते हैं, जो एक टेंजिबल रिलेशनशिप है जो धीरे धीरे इवॉल्व होगी, वो मजबूत होगी, और उस सूरत में ईरान के ऊपर कंट्रोल करना या ईरान को मैनेज करना ज्यादा आसान होगा इन कंपैरिजन टू जो मिलिट्री जो टूल्स इस्तेमाल किए गए ईरान को कंट्रोल करने के लिए, और उसमें पूरा अमेरिका, इजराइल और रीजनल कंट्रीज उसमें फेल हो गए। तो ये एक कंसेंसस है। देखिए, पैसा बहुत बहुत जोर से बोलता है, पैसे की ताकत बहुत बड़ी होती है। जाहिर बात है कि ईरान जिसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं उसकी इकोनॉमी के बहुत बुरे हाल है, इन्फ्लेशन 50% है, फूड इन्फ्लेशन 100% के आसपास है, तो उसको भी पैसों की जरूरत है। जैसे एक कंट्री के बारे में मैं नाम नहीं लूंगा, एक रीजनल कंट्री की बात चल रही है कि वहां पे जो पावर प्लांट्स को जो डैमेज हुआ है उसको वो रिपेयर करेगी, वो गल्फ कंट्री। तो ऑलरेडी देखिए बातचीत शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी हमने देखा कि जहां जहां रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी है रीजन में, यही जो 6 कंट्रीज हैं, खास तौर पे से जीसीसी की जो मेन कंट्रीज है, मेन इकोनॉमी है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, इन कंट्रीज ने हमेशा लीड किया है रिकंस्ट्रक्शन में मिडिल ईस्ट में, और मुझे लगता है कि ये ईरान में भी इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा आने वाले महीनों में। जी। अब एक पॉइंट है जिस पर सारा बवाल था, न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम, और जिसमें था कि उनके इनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका के कब्जे में आ जाए या किसी और देश में शिफ्ट किया जाए। इसको लेकर इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं हिंदी तर्जुमा को देखें तो इसमें आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और न्यूक्लियर इनरिचमेंट से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेगा। इसमें कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो ऐसा लगता है उसको टेक्स्ट पढ़ के कि ईरान ने जो कमिटमेंट दिया है वो 2 चीजों के लिए दिया है, 3 चीजों के लिए। पहला कि ईरान अपना न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, दूसरा न्यूक्लियर बम किसी से खरीदेगा नहीं, तीसरा जो उनका 441 किलोग्राम जो यूरेनियम है जो दबा हुआ है इस्फहान में, उस यूरेनियम को वहीं साइट पे ही उसको क्या कहना चाहिए कि उसको डी इनरिच करेंगे वो वहीं साइट पे, और उसको एक ऐसे लेवल पे ले आएंगे जिससे मतलब जो IAEA के जो मापदंड हैं उससे वो उसके ऊपर खरा उतरे। इसका मतलब ये है कि वो जो यूरेनियम जो दबा हुआ है 60% का है, उसको वो 2 या 3% तक ले आएंगे, फिर उसको वो सिविलियन पर्पस के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बुशेर न्यूक्लियर प्लांट में, लेकिन उसको न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
इसमें भी मुझे लगता है कि एक ईरान की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब शुरू से ये कह रहे थे कि वहां से हम न्यूक्लियर जो यूरेनियम, इस यूरेनियम को वहां से निकालेंगे और निकाल के ले जाएंगे। जिसको वो न्यूक्लियर डस्ट बोल रहे थे। जी जी। तो ईरान ने मेरे ख्याल से अपना नेगोशिएट करते हुए अमेरिका के साथ अमेरिका को इस बात के लिए राजी किया कि साहब हम इसको यहीं पे अपनी ही टेरिटरी में रखेंगे और इसको डी इनरिच करेंगे। इसका एक टेक्निकल टर्म होता है और इसमें बाकायदा आईएईए के बड़े उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती है कि कैसे इसको किया जाना है। जाहिर बात है कि ये उन्हीं के सुपरविजन में ये होगा। जी। अब इसमें एक और पॉइंट है, वो भी एक तरह से ईरान के लिए बहुत फायदेमंद है, मुफीद है, जिसमें है कि ईरान की जो फ्रीज एसेट थे वो अनफ्रीज किए जाएंगे और अमेरिका अपने सैंक्शंस हटाएगा। तो एक तरह से ये ईरान की जीत हो गई। यही ईरान की सबसे बड़ी मुसीबत थी कि उसके एसेट करोड़ों डॉलर के एसेट फ्रीज थे और सैंक्शन लगे हुए थे दशकों से। ईरान इसकी वजह से ईरान आर्थिक तौर पर कई मुश्किलें झेल रहा था। जी हाँ, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल इसमें जो इंसेंटिव्स हैं ईरान को, जो फौरी तौर पे या मतलब आने वाले हफ्तों में जो मिलने की उम्मीद है इस डील के हिसाब से। पहला तो आज 18 जून है, तो टेक्निकली ये आज रात या देर रात या कल तक अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन इशू करनी पड़ेगी कि ये जो तेल के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, ईरान जो अपना एक्सपोर्ट करता है तेल और हर तरह का पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, उसके ऊपर से जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो हटाई जाए। तो ये मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन जल्दी ही आनी चाहिए। उससे ईरान को क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि ईरान का जो तेल की एक्सपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 60 से 70 बिलियन डॉलर की है एनुअल कैपेसिटी। यानी एक डायरेक्ट कैश जो है ईरान के लिए आने लगेगा। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जो सैंक्शंस के चलते ईरान को अपना तेल एक बहुत बड़े डिस्काउंट पे बेचना पड़ता था, यानी घाटे पे बेचना पड़ता था। बहुत सारे बायर्स ने खरीदा है इसी डिस्काउंटेड रेट पे, इंक्लूडिंग इंडिया। अब जो है वो मार्केट रेट पे बेच सकता है और पेमेंट जो है वो स्विफ्ट जो सिस्टम है उसी मोड से पेमेंट वो रिसीव कर सकता है अमेरिकन डॉलर्स में। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। जो दूसरी जो इसमें ये है कि जो 24 बिलियन डॉलर के जो एसेट्स जो फ्रीज हैं, जो फौरी तौर पे इनको छोड़ना है, उसमें से देखिए जो 12 बिलियन डॉलर है वो रीजन में ही मौजूद है, कतर में जैसे है, वो कैश कतर में है। तो ये जो 12 बिलियन डॉलर है ये अगर कतर से रिलीज होता है तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी ईरान के लिए ऐसे मौके पे जब उनके यहाँ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है और इकोनॉमी बहुत बुरे हालात में है। तो मुझे लगता है कि ये जो पहले स्टेप्स हैं इनसे ईरान को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। और एक तरह से जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमेनाई, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक वैलिडेशन होगा कि उनकी डिप्लोमेसी और उनकी सूझबूझ का। और मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी इसमें अमेरिका को डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं तो इसका मतलब ये कि अमेरिका की इंटेंट जो है उसके ऊपर सवाल उठेगा। बट मुझे उम्मीद ये है कि कंसेंसस के चलते, रीजनल कंसेंसस के चलते, इंटरनेशनल कंसेंसस के चलते और डोनाल्ड ट्रंप का पब्लिक कमिटमेंट, रिटन कमिटमेंट, उसके चलते ये दो पहले स्टेप जो हैं बहुत जल्दी लिए जाएंगे। जी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो गई कि चूंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था, उसकी वजह से ईरान अपना कच्चा तेल नहीं बेच रहा था। भारत ही 2019 से भारत ने लेना बंद कर दिया। चीन ठीक है ले रहा था, लेकिन दुनिया के कई देश, और उसकी वजह से अब ये भी इसमें है जो इनके डील में कि भाई ईरान को कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इससे जुड़ी हुई चीजों के एक्सपोर्ट के लिए ईरान को अमेरिका छूट देगा या जो भी कहे। तो इसका मतलब हो गया कि अब फ्री ट्रेड ईरान के लिए भी एक्सपोर्ट करना आसान होगा। हो सकता है भारत से भी ईरान के उसी तरह से रिश्ते बहाल हो जो 2019 के पहले थे,
तेल के संदर्भ में बोल रहा हूं। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको देखूं तो लगता है कि बहुत सारी चीजें, बल्कि ज्यादातर चीजें वो है जो ईरान के फेवर में दिख रहा है। यहां तक कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी 60 दिन की तो बात है कि 60 दिन तक बिना शुल्क के गुजरेंगे, उसके बाद ये लोग कुछ मैकेनिज्म बनाएंगे। तो सब चीज तो विन विन सिचुएशन इसका मतलब ईरान का है, के लिए है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये पूरी डील जो है वो ईरान के फेवर में है पूरी तरह से। आप देखिए, आप ईरान से क्या कमिटमेंट मांग रहे हैं फौरी तौर पे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे 60 दिनों के लिए। अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो 28 फरवरी के पहले खुला ही हुआ था। ईरान एक आइसोलेटेड कंट्री था मिडिल ईस्ट में, जिसको कोई पूछता नहीं था, कोई उनके नेबर से अच्छे रिश्ते नहीं थे। जैसा कहना चाहिए कि एक नॉर्थ कोरिया की तरह ईरान को ट्रीट किया जाता था मिडिल ईस्ट के। अब क्या हो गया? अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा कर रहा है, उसके ऊपर उसको कंट्रोल कर रहा है। उसका तेल का व्यापार एक झटके में खुल जाएगा, आज रात को खुलना चाहिए या कल सवेरे तक खुल जाए। उसके अलावा उसके जो पैसे फंसे हुए हैं वो मिल जाएंगे। कुल मिला के तो ईरान के लिए ये मैंने जैसे पहले कहा कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छी डील है। देखिए उनकी भी जो डील साइन हुई थी उसमें भी सैंक्शंस की जो रिलीफ थी वो बहुत जल्दी नहीं मिली थी, वो भी ग्रेजुअल थी, बहुत स्लो प्रोसेस था। ईरान के सब्जेक्ट टू प्रोग्रेस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ईरान। तो ये तो बहुत ही, इसमें पहले फौरी तौर पे तो आप तेल का एक्सपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, और खाली तेल नहीं, जितने भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हैं वो ईरान अब खर्ग आइलैंड से या दूसरे अपने टर्मिनल से बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हुए कर सकता है, और मार्केट रेट पे बेचेगा, मार्केट रेट पे बेचेगा तेल, जो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से ईरान के फेवर में ये पॉइंट है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि उनको ये जो $12 बिलियन फौरी तौर पे मिलने की उम्मीद है, वो भी एक बहुत बड़ा, एक उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी आखिरी सवाल कि अमेरिका को क्या हासिल हुआ इससे? अमेरिका के लिए क्या टेक अवे है? चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर आए वाली स्थिति हो गई। देखिए, ये अमेरिका के, मेरे ख्याल से अमेरिका के जो हिस्टोरियंस हैं वो जब इसका डाइसेक्शन करेंगे, जब इसकी हिस्ट्री लिखेंगे, तो शायद वो अपनी हिस्ट्री में इस बात को लिखें, दर्ज किया जाए कि कैसे किसी दूसरे की लड़ाई या फालतू में फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इन्होंने जो इजराइल के कहने पे जो इस लड़ाई में वो जंग में कूदे हैं, जो जंग इनकी थी नहीं, वो अल्टीमेटली फिर ये जंग को अपनी जंग कहने लगे। शुरुआत में आपको याद होगा कि जेडी वांस और मार्को रूबियो कह रहे थे, उन्होंने माना था कि अगर हम जंग शुरू नहीं आते, तो जो इस जंग में नहीं कूदते, तो इजराइल हमला कर देता, और इसलिए हमें कूदना पड़ा। अब इसका ईरान हल ईरान क्या हमला निकला है? ईरान हमला कर ईरान देता। हमला ईरान हमला कर देता भाई। नहीं, उसमें यह भी कहा था उन्होंने कि इजराइल भी हमला कर देता। हाँ, ईरान पर कर ये देता, ठीक है। हाँ, ये भी कहा था उन्होंने। तो इसलिए हमें मजबूरन इस जंग में कूदना पड़ा। उसका नतीजा क्या हुआ? आपकी इकोनॉमी के ऊपर असर हुआ, आपके यूएस सोल्जर्स मारे गए, पता नहीं कितने घायल हैं, पूरे आपके 13-14 बेसिस जो हैं वो इनहैबिटेबल हैं एट द मोमेंट। जो आपका फुटप्रिंट है, मिलिट्री फुटप्रिंट है, वो एक तरीके से खत्म हो चुका है पूरे मिडिल ईस्ट में। आपका वकार खत्म हुआ। हाँ, वो आपकी जो वो जो वो जो जो नकवी साहब, वो जो भौकाल था ना कि वेस्ट एशिया में 40,000 यूएस फोर्सेज हैं, इतने जगह इनके वेस्ट एशिया में इनके अड्डे हैं, इतना अमेरिकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, जो भौकाल था वो भौकाल भी खत्म हो गया। देखिए, करीब करीब जंग से पहले करीब करीब वहां पे 40 से 45 हजार सोल्जर्स जो हैं बेस थे मिडल ईस्ट में। अब ये समझ लीजिए कि ना तो उनके पास ट्रूप क्वार्टर्स हैं, और ना उनके पास रडार्स हैं, ना वहाँ पे हथियार हैं। और कुल मिला के जो वेस्टर्न मीडिया की, जो अमेरिका का जो मीडिया है, इंक्लूडिंग एनवाईटी और CNN, बाकायदा बहुत डिटेल में कवरेज किया है कि ये 13-14 बेसिस जो हैं इनहैबिटेबल हैं। यानी इसमें जब तक $100 ऑफ बिलियंस खर्चा ना किए जाए,
इन बेसिस को दोबारा बनाया नहीं जा सकता। अब ऐसी सूरत में जब ये ईरान और अमेरिका के बीच में डील हो चुकी है और अमेरिका ने ये कहा है कि साहब हम अपनी फौजों को जो है पहला तो ब्लॉकेड हटाएंगे, और दूसरा जो उसमें जो क्लॉज है जिसपे अभी क्लैरिटी नहीं आई है वो ये है कि जो ईरान के पास से जो फौज ईरान अमेरिका की फौज है उसको भी पीछे हटाएंगे। इससे इसका क्या मतलब है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके शॉर्ट टर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में हमें देखना अभी बाकी है। बट कुल मिला के ये है कि जैसा आपने कहा कि अमेरिका का जो रुतबा है, जो उनका वक़ार है, अमेरिका की बहुत थू-थू हुई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की खुद हुई है, और इसमें ईरान हैज़ इमर्ज्ड विक्टोरियस। उन्होंने कई अपनी विक्ट्रीज दर्ज कराई हैं, बहुत मजबूती से दर्ज कराई हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उनका जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको वो बहुत मजबूती के साथ उभरा है, जो अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे। दूसरा जो उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो पहली बार ईरान ने सस्टेन्ड लेवल पे डिमॉन्स्ट्रेट किया है दुनिया को कि आप अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो इसका हम ऐसे जवाब देंगे, हमारे पास ताकत मौजूद है, दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। ये जो मैसेज जो गया है ईरान की तरफ से, मेरे ख्याल से ये मैसेज बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, और जाहिर बात है कि इससे जो रीजनल जो डायनेमिक्स हैं वो परमानेंटली मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं कि रीजनल डायनेमिक्स जो है वो परमानेंटली एटलीस्ट आने वाले दशकों के लिए परमानेंटली बदल चुकी हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब, विस्तार से तफसील से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मानना पड़ेगा कि आप हमेशा लगातार, बहुत सारे लोग कहते रहे जिसमें आप भी शामिल हैं, लगातार कि आखिर में ईरान के सामने अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा, और आखिर यही हुआ। बल्कि मैं कहूंगा कि एक ईरानी शख्स जो कह रहे थे वार के दिनों में ईरान में रहने वाले भारतीय जैदी और जाफरी दो लोग हैं कि अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा, तो मैं भी कहता था सरेंडर कैसे करेगा। लेकिन ये जो 14 पॉइंट है इसको देखकर तो यही लगता है मोटे तौर पर कि एक तरह से अमेरिका का सरेंडर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब, आपका भी, तमाम दर्शकों का भी। सबको नमस्कार।